हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये चल रही है इंडियन सोसाइटी की एक नई सीरीज, यानी कि हम जीएस फर्स्ट के अंदर आपको भारतीय समाज करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज ये थर्ड पार्ट होने वाला है हमारा प्रमुख शब्दावलियों का। जी हां दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं इसमें आपका क्या प्रमुख शब्दावली। तो ये जो हमारा प्रमुख शब्दावली की सीरीज है, ये 3 पार्ट हो चुके हैं वीडियो के। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देखोगे तो आपको भारतीय समाज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय मतलब कि हमारे भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं उस पर हम वीडियो लेके आने वाले हैं, जो कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर दिया है। तो एक एक आपका टॉपिक बनता है, लेकिन ये पार्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे शब्द बार बार आपके हम जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो ऐसे शब्द आएंगे जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहें, इन शब्दों का मीनिंग समझते रहें। तो आज सबसे पहले हम समझने वाले हैं आश्रम व्यवस्था। जी हां दोस्तों, शायद आपको नहीं पता है कि हमारे समाज में मनुस्मृति एक तरीके से प्राचीन समय का एक क्या है, एक तरीके का संविधान मानिए, क्योंकि समाज को चलाने के लिए जो नियम लिखे हुए हैं वो मनुस्मृति में लिखे हुए हैं और इसी मनुस्मृति के नियमों को फॉलो किया जाता रहा है हमारे प्राचीन भारत में या प्राचीन समाज में। तो हम समझते हैं कि मनुस्मृति में 4 प्रकार के हमारे क्या लिख रखे हैं, आश्रमों की बात की गई है। आश्रम का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो हमारा संपूर्ण जीवन काल होता है, यानी कि हमारे बचपन से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक को कई भागों में डिवाइड किया है, इसी को मनु ने आश्रम कहा है, इसी को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। तो पहला आश्रम है हमारा क्या, ब्रह्म आश्रम। आपने सुना होगा ब्रह्म आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य एक आश्रम होता है, एक अवस्था रहती है जो 0 से 25 साल तक की अवस्था मानी जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की अवस्था, यानी कि इसमें हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, यानी कि इसमें हमें सारे जीवन की चीजों से अलग होकर शिक्षा दीक्षा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य जैसा जीवन हमको व्यतीत करना होता है, तो ये होता है हमारा ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मानते हैं कि हमारा 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक का ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें हमको क्या है, विवाह वगैरह संबंधित अपने कार्यों को संपन्न करना होता है। मतलब कुल मिलाकर हमको अपनी गृहस्थी यानी कि वैवाहिक जीवन बिताना होता है इस उम्र के अंदर। तीसरा देखें तो ये होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से लेके 75 साल की अवस्था का होता है। वानप्रस्थ आश्रम का होता है कि इसमें हमको भगवान की भक्ति स्तुति करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है ना। और फिर चौथा रहता है आपका क्या, संन्यास आश्रम। ये 75 से 100 वर्ष का रहता है कि इसमें आपके जितने भी जीवन के कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करने के पश्चात आप सन्यासी जीवन धारण कर लीजिए और वन को निकल जाइए और आप सन्यासियों का जीवन व्यतीत करिए। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हमारी हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये है आश्रम व्यवस्था, 4 पार्टों में जिसको डिवाइड किया गया है। और दूसरा है हमारा पुरुषार्थ, यानी कि ध्यान रखिएगा इसका नाम जरूर पुरुषार्थ है, लेकिन ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मेरे अनुसार नहीं, मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जीवन के प्रमुख 4 लक्ष्य हैं जिनको क्या कहा गया है, पुरुषार्थ कहा गया है। यानी कि जीवन में हमको सबसे पहले क्या है, 4 पुरुषार्थ हैं, ये पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे 4 हमारे क्या हैं, पुरुषार्थ हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को ये मतलब प्राप्ति करनी होती है। और इसी के हमारे इर्द गिर्द पूरा का पूरा जीवन साइकिल जो सर्कल है वो घूमता रहता है। तो चलिए धर्म की बात कर लेते हैं कि धर्म क्या है। तो आपको प्रार्थना, ध्यान, भक्ति और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस चीज की प्राप्ति करनी होती है, इसको हम कहते हैं कि धर्म। आसान भाषा में कहें तो ये आत्मा और ईश्वर से जुड़ा हुआ चीज है। और दूसरा है हमारा अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, किसके लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय तो करता है ना व्यक्ति। तो वो व्यवसाय कौन कर रहे हैं, आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। और भौतिक सुख इसमें शामिल होते हैं कि आप संसार में जितने भी भौतिक सुखों को लेना चाहते हैं तो वो अर्थ के माध्यम से होते हैं। तो पहला आपको धर्म की प्राप्ति, दूसरा फिर आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है, और तीसरा फिर रहता है हमारा काम।
इसी चीज के ऊपर आप पूरा का पूरा जो यूथ है, युवा है, वो इसी चीज के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जबकि ये तीसरे नंबर की चीज है पुरुषार्थ के अंदर, यानी कि काम का मतलब है कि भोग संभोग, यानी कि आसान भाषा में कहें तो अपनी संतान को आगे बढ़ाना। यानी कि आपने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात जब आप संबंध स्थापित करते हैं तो आप अपनी संतति को आगे बढ़ा सकें। केवल ये इस चीज के लिए होता है, आजकल मनोरंजन का साधन बना रखा है आप लोगों ने, मतलब पूरे के पूरे समाज में ऐसे देखने को मिलता है। अगर दूसरी बात करें तो मोक्ष, और फिर अंतिम तत्व हमारा पुरुषार्थ का रहता है कि मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि जीवन और जो मरण है इसके चक्र से मुक्ति पा जाना। तो अंतिम रूप से हम ये देखें तो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में। अंतिम रूप से हमको मोक्ष की प्राप्ति तक ये चारों के चारों पुरुषार्थों का निर्वहन करना पड़ता है। चलिए आगे बात करेंगे हमारा भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो भाषा क्या होता है? तो भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। चाहे तो फिर वो लैखिक भी हो सकती है और वो मौखिक भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, लिखित रूप से भी हमारी भाषा होती है और मौखिक रूप से भी। जैसे कि मान लीजिए हम तो शब्दों का ज्ञान रखते हैं, लिखित रूप से जानते हैं, लेकिन जानवर और पशु पक्षी इनके अंदर भी तो संचार होता है ना बातों के माध्यम से, लेकिन वह अपनी आवाज के ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने मैसेज भेजते हैं। तो इसको कहते हैं हमारा क्या, भाषा। तो भाषा कुछ नहीं, भाषा क्या है, मतलब अपने संदेशों को या एक दूसरे से वार्तालाप करने का माध्यम है। तो देखिएगा, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम हमारा भाषा है। जबकि लिपि क्या है, लिपि लिखने की कला को कहते हैं। लिपि क्या है, लिखने की कला, प्लस इसमें किसी भाषा के लिए विभिन्न चिन्ह, प्रतीक, चित्र और आपका शब्द दिए होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाषा का जो मूल होता है वह हमारी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी, और संस्कृत की भी लिपि क्या है, देवनागरी। तो याद रखेंगे, संस्कृत और आपका हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी, इंग्लिश की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की जो लिपि है वो हमारी गुरुमुखी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा चौथा पॉइंट जो हमारा है मूल्य। तो ये हमारा मूल्य होता क्या है, आपने सुना होगा कि मूल्य, यानी कि मूल्य का मतलब होता है एक वैल्यू। क्या होती है, वैल्यू। तो मूल्य का मतलब है कि मानव व्यवहार के जो मानदंड होते हैं उन्हीं को हमारा कहते हैं मूल्य। और आसान भाषा में समझिए, इन मूल्य के माध्यम से ही हम सही, गलत, अच्छा, बुरा ये सारी चीजों को समझ पाते हैं। और साथ ही ये व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण इतने नहीं होते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत या निजी तौर पर ज्यादा इनका वैल्यू होता है। तो मूल्य आपको समझ में आया कि जो मानव के व्यवहार के कुछ मानदंड होते हैं जिससे हम अच्छा, बुरा, गलत, सही ये पता लगा पाते। तो ये सामूहिक नहीं होता है। हो सकता है कि आपके मूल्य कुछ हों, किसी अन्य व्यक्ति के मूल्य कुछ हों, है ना, वो अपने अलग तरीके से किसी चीज को सही और गलत का फैसला लेते हैं, ये कुछ अलग और मतलब अलग तरीके से सही गलत का फैसला लेते हैं। तो ये मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, मतलब सामूहिक रूप से ये नहीं होते हैं। जबकि नियम जो होते हैं ये सामूहिक रूप से होते हैं, यानी कि जो नियम हैं वो आपके व्यवहारों को दिया गया कोई भी एक दिशा निर्देश क्या कहलाता है, वो हमारा नियम कहलाता है। ये सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। आसान भाषा में कहें तो किसी भी कार्य को करने का जब कोई निश्चित निर्देश दे दिया जाता है, निश्चितता तय कर दी जाती है, तो उसी को कहते हैं हमारा कि ये इस चीज के लिए कोई नियम बना दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हमारा नैतिकता। तो नैतिकता कुछ नहीं है, नैतिकता एक भावना है जो हमारे अंतर मन में क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, मानसिक विचार। तो नैतिकता एक मानसिक विचार है, एक ये भी हमारा मूल्यों का संग्रह कहलाता है नैतिकता। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि समाज में एक तरीके से मान सकते हैं कि नैतिकता क्या है, समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ मूल्य हैं। समाज की हितैषी होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा, नैतिकता क्या होती है, समाज की हितैषी होती है, यानी कि उचित अनुचित की अंतर आत्मा, ध्यान रखिएगा, सॉरी अंतर मन की आवाज है। यानी कि जब आपको एक अंदर से आवाज आती है ना, मैंने बताया ना कि मानसिक प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। जब आपको अंदर से एक विचार आता है कि ये सही है, ये गलत है, बड़ों को आदर करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, है ना, हमेशा विनम्र स्वभाव से बात करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारे एक नैतिक आचरण है। तो एक व्यवहार है जो मानसिक रूप से हमारा उत्पन्न होता है, आंतरिक भावना होती है जो दूसरे के प्रति हमारे कुछ मतलब एक तरीके से कर्तव्यों को व्यक्त
करती है तो उसे हमारा कहते हैं नैतिकता। ये नैतिकता जो होती है वो नैतिकता वैसे तो मुख्य रूप से सकारात्मक होती है, लेकिन कभी कभी नैतिकता के अंदर नकारात्मक बिंदु भी नैतिकता के अंदर देखे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारा क्या, तनाव। तो तनाव क्या है, मानसिक और वैचारिक मतभेद। जब दो समूहों में या दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, मतभेद हो जाता है, और कैसा, मानसिक और वैचारिक, यानी कि उनके अंतर्मन मिल नहीं पाते, उनके विचार मिल नहीं पाते हैं, तो उन दोनों में क्या होता है, एक स्थिति उत्पन्न होती है टकराव की, तो वही हमारा कहलाता है क्या, एक तरीके से तनाव। यानी कि वो वास्तविक रूप से टकराव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में मानसिक रूप से एक द्वंद्व चल रहा है, इसी को कहते हैं हमारा क्या, तनाव। ये नकारात्मक भी हो सकता है और एक सकारात्मक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और भौतिक रूप से ये क्या है, कम घातक है, यानी कि एक तरीके से ये आपके मन को तो घात पहुंचा सकता है, लेकिन शरीर को घात, तनाव कम पहुंचाता है। यानी कि एक तरीके से आप भौतिक चीजों को ये इतना ज्यादा घातक नहीं रहता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप संघर्ष को देखोगे ना, संघर्ष, तो संघर्ष भी यही रूप है, लेकिन ये भौतिक रूप से ज्यादा घातक होता है। तो संघर्ष क्या है, जब दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है और विरोधाभास, यानी कि एक दूसरे की जो विचारधारा है उसका विरोधाभास वो करते हैं, लेकिन ये विरोधाभास इस लेवल पर हो जाता है कि एक दूसरे को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। कैसे, भौतिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसको कहते हैं हमारा संघर्ष। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, और भौतिक रूप से ये विनाशकारी होता है, विनाशक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो हमारा युद्ध, कि युद्ध क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि आपने लड़ाई देखी होगी, तो लड़ाई तो कुछ थोड़े समय के लिए चलती है, लेकिन वही लड़ाई जब लंबी समय अवधि के लिए चलने लग जाए और प्लानिंग करके वो लड़ाई की जाए, तो उसी लड़ाई को कह देते हैं हमारा युद्ध। तो याद रखिएगा, युद्ध हमारा क्या है, नियोजित रूप से लड़ाई को हमारा युद्ध कहते हैं, जो लंबे समय तक चलती है और इससे विनाश उत्पन्न होता है। तो ये युद्ध विनाशकारी होते हैं। अब बात कर लेते हैं अलगाव की, कि अलगाव क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब विचार, भाषा, क्षेत्र, है ना, इनके आधार पर, या अन्य कोई भी आधार हो सकता है, जाति आधार भी हो सकता है, धार्मिक आधार भी हो सकता है, जब इसके आधार पर चीजों में भिन्नता आती है, लोगों के मन में भिन्नता आती है, तो फिर लोगों के मन में एक विचार आता है कि हम इससे अलग हैं, और फिर वो अलग होने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं कि उनके मन में एक विचार आ गया है अलग रहने का, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से भिन्न पा रहे हैं और उसके अंदर क्या वो सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि समाज की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि यार हम आपसे अलग हैं क्या, और समाज उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब उसको जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके मन में एक मतलब सवाल उठता है कि हाँ यार, हो सकता है कि हमको ये अपना नहीं मानते हैं, या फिर हम इस समाज से अलग हैं। जैसे दलितों के साथ, दलित कई बार सवाल उठाते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब देना किसी ने उचित नहीं समझा, और ऐसे में वो अपने आप को सोसाइटी से अलग मानने लगे, और उनको लगने लगा कि हाँ हम अलग हैं, और समाज ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करी उनके अधिकारों को लेकर। तो फिर उनके अंदर क्या है, अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगी। अलग होने की इच्छा का जब विकास हो जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे कहते हैं हमारा कि अलगाव हो गया है। वो किसी भी आधार पर हो सकता है हमारा शांति। शांति का सीधा मतलब है कि जब युद्ध रहित स्थिति हो, यानी कि जब ऐसा वातावरण हो कि युद्ध ना हो। दूसरा, तनाव मुक्त स्थिति हो, यानी कि तनाव ना हो, तनाव मुक्त वातावरण होगा, तो उसी को कहते हैं हमारा क्या, कि हमारा शांति का माहौल है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक आपका आने वाला है भारतीय समाज की विशेषताएं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।